एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का जो कंट्रोवर्सी चला आ रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से एमएनएस के लगातार लोगों से जो मारपीट की जा रही है या फिर जो दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, आगे इसके पीछे क्या वजह है और इसी के साथ साथ में जो मराठी भाषा को लेकर जो कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है, ये कहाँ तक सही है। इन्हीं तामों पर बात के लिए हमारे साथ खास समान है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के जनरल सेक्रेटरी वागीश सारस्वत। वागीश सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, वागीश सारस्वत जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मराठी भाषा को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इसके पीछे की क्या वजह आप देखते हैं एक एमएनएस जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। मैं इसे कंट्रोवर्सी नहीं मानता। एक आग्रह है और आग्रह इसलिए है कि जो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ है वो मराठी भाषा के आधार पर हुआ है। जब भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन होता है तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि उसकी वो भाषा जिंदा रहे जिस भाषा के लिए उसका गठन हुआ है। महाराष्ट्र मराठी है। महाराष्ट्र की शिक्षा में जब जबरदस्ती अनिवार्य रूप से जो मराठी में हम लोग कहते हैं सख्ती करके हिंदी लादने की जब कोशिश होती है तो उसका विरोध किया और ये आग्रह किया बलपूर्वक आंदोलन के स्वरूप में कि हिंदी की सख्ती, हिंदी की अनिवार्यता को लागू ना किया जाए। हमें खुशी है कि सरकार ने, देवेंद्र जी ने हमारी बात को सुना और उनकी सरकार ने जो फैसला किया था त्रिभाषा सूत्र के नाम पर, जबकि त्रिभाषा सूत्र जैसा एजुकेशन में कुछ नहीं है, वहां 3 भाषा के बजाय 3 विषय हैं जी, या तो जो प्रशासनिक लॉबी है उन्होंने गलत प्रिडिक्शन किया, गलत तरीके से समझाया और इस वजह से जबरदस्ती हिंदी अनिवार्य करने की कोशिश की गई, जबकि पहले से 5वीं के बाद पढ़ाई जाती रही है। वैकल्पिक विषय के रूप में है, संस्कृत है, हिंदी है, दूसरी कोई भी भाषा जो पढ़ना चाहे विद्यार्थी उसकी व्यवस्था है। तो पहली भाषा से नहीं होना चाहिए था और वो हमारी बात को माना गया और हमने उसके लिए विजय उल्लास भी किया। उद्धव ठाकरे जी हमारे मंच पर आए और ऐसे तमाम लोग जो हमारी मांग से सहमत थे, भाषा के आधार पर, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र को संवर्धन की बात जो कर रहे थे, जो भी लोग सहमत थे, सभी पार्टियों के लोग सब एक मंच पे थे। जी, वागीश सारस्वत जी, आपने कहा कि हमने आग्रह किया है और हिंदी को जो अनिवार्य किया था वो कहीं की सख्ती थी, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हो तो ये लग रहा है कि आपकी तरफ से आग्रह नहीं, ये सख्ती है जिस प्रकार से मारपीट की जा रही है, लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार जो किया जा रहा है। देखिए, मारपीट कोई जानबूझ के करता नहीं और जाते ही सीधे शुरू नहीं हो जाता है। जो भी मारपीट की घटनाएं हुई हैं उसके पीछे के कारण को तलाश करना जरूरी है। हमारे कार्यकर्ता किसी पागल खाने से निकले हुए नहीं है कि जाएंगे और सीधा पत्थर बरसाना या थप्पड़ बरसाना शुरू कर देंगे। ये देखना जरूरी है कि वो जो सामने वाला है जिसने ये कहा कि चाहे कुछ भी कर लो मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, उसके बाद स्वाभाविक है कि जो यहाँ का भूमिपुत्र है, जो अपनी भाषा से प्यार करता है, उसे गुस्सा आएगा और उसका प्रतिफल थप्पड़ के स्वरूप में बाहर आता है। हालांकि मैं इस तरह की घटनाओं का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, जब मेरे कार्यकर्ताओं की बात आती है, जब भूमिपुत्रों की बात आती है, जब मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता हूं कि मेरे कार्यकर्ता को गुस्सा आया तो आया क्यों, तब मैं पाता हूं कि मेरा कार्यकर्ता गलत नहीं था। पीछे से न्यूसेंस हुआ, पीछे से इग्नोरेंस हुआ। उन्होंने अराजकता वाले अंदाज में कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, हम तो गैर मराठी भाषी हैं, हम मराठी नहीं बोलेंगे। और जब भी इस तरह का होता है, तो जब हमारे 13 विधायक थे तब अबू आजमी ने विधान भवन में शपथ लेते हुए कहा था कि मैं तो हिंदी में लूंगा। हमारे एमएलएज ने वहां सबके सामने उस वक्त भी थप्पड़ मारा
और थप्पड़ मारना, हमें उसको अपमान नहीं करना है। थप्पड़ मारने का मतलब यह है कि पूरी जो थप्पड़ की गूंज है वो दुनिया भर को सुनाई दे, और सुनाई दे कि ये महाराष्ट्र है और ये जो यहाँ की भाषा है वो मराठी है। यहाँ अगर आप हैं तो मराठी भाषा आपको आनी ही चाहिए। जी। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग 50-50 साल से यहाँ रहते हैं, कहते हैं मैं 40 साल से हूँ, 35 साल से हूँ, 15 साल से हूँ। 15 साल में आपको यहाँ के लोगों के साथ इतना पूछने तक नहीं आता है कि काय बाबू कशा आहेस, आप कैसे हैं, जेवलास का, खाना खाया क्या। आप अगर दैनंदिन जरूरतों से जुड़ी हुई भाषा के 10-20 शब्द और वाक्य भी सीख लेंगे, आप कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ के लोगों से सीधे सीधे जुड़ते हैं। मुझे गुस्सा तब आता है कि यहाँ सालों साल रहने के बाद भी जब बाहर के प्रांतों से आए हुए लोग, डोमिसाइल यहाँ का है, जी। घर यहाँ खरीद रहे हैं, लेकिन आज भी कहते हैं मैं परप्रांतीय हूं। अरे भाई, महाराष्ट्र का सम्मान कब करोगे, महाराष्ट्र को स्वीकार कब करोगे। महाराष्ट्र आपको पैसा दे रहा है, महाराष्ट्र आपको रोजी रोटी दे रहा है, महाराष्ट्र आपको वैभव और संपत्ति दे रहा है, लेकिन आपके हृदय में आज भी महाराष्ट्र के लिए वो जगह नहीं है। आज भी आप जब बैठते हो लोगों के बीच में कहते हो परप्रांतीय हैं हम। ये जो शब्द है ना परप्रांतीय, ये दूरी बढ़ाता है, ये घृणा बढ़ाता है, ये विद्वेष पैदा करता है। ये शब्द होना ही नहीं चाहिए। आप जहां रहते हो, जो आपकी कर्मभूमि है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहां आप पैदा हुए हैं और जिसने आपको पैदा किया है वो स्वर्ग के बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपका पेट भरता है, जो आपके तन पे कपड़े लेके आता है, जो आपके सिर पे छत लेके आता है, ऐसे प्रांत में, ऐसे राज्य में जो आपको सब कुछ दे रहा है, आप उसको सिर्फ सम्मान तक नहीं दे सकते। वहां के लोगों से उसकी भाषा में उसका हालचाल तक नहीं पूछ सकते, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, आप बताइए। बाकी सरस्वती, जैसे आपने कहा अभी कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनको मराठी बोलना कंपलसरी है, या हम उस पर जहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है मन से कार्यकर्ताओं की तरफ से, दुर्व्यवहार करना हो, मारपीट करना हो, वटेवर जो भी है उसको लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, उसके पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है, ऐसे में सरकार सख्ती करेगी या ऐसा कुछ सिचुएशन जब क्रिएट हो, उस पर आपका क्या ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। ये फैसला जो कंपलसरी करने का काम किया, किसने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया। क्या महाराष्ट्र की सरकार को इतनी अक्ल नहीं थी कि ये फैसला लागू करने से विरोध होगा, इसका परिणाम गलत होगा, या जानबूझ के महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को गिनी पिग समझ के रखा है कि जितने भी प्रयोग करने महाराष्ट्र में करने। आखिर अगर जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है कानून व्यवस्था की, तो उसको ऐसे फैसले करने ही नहीं चाहिए जिससे कहीं कानून व्यवस्था बिगड़े। हम अपने प्रांत को ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना चाहते कि जिसमें किसी भी किस्म की अशांति हो, किसी भी तरह का दंगा हो। हम यहाँ प्यार चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और सालों साल से लोग यहाँ मिलके रहते हैं। अभी कहते हैं कि राज ठाकरे हिंदी विरोधी हैं, मुझे हंसी आती है, सुनोगे तो शायद आपको भी हंसी आए। मैं वागीश सारस्वत, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, जिसका पलना बढ़ना और शिक्षण सारा हरियाणा में हुआ, कर्म भूमि महाराष्ट्र हुई, राज ठाकरे ने ये सोचे बगैर कि ये हिंदी भाषिक है या दूसरे प्रांत से आया हुआ है, मुझे पहले उपाध्यक्ष बनाया, फिर सर चिटनीस बनाया, महासचिव बनाया। मुझे इसलिए उन्होंने महासचिव नहीं बनाया कि हमको हिंदी भाषिकों के वोट चाहिए। राज ठाकरे जी ने मेरे अंदर जो जज्बा देखा, वो देखा है महाराष्ट्र के प्रति समर्पण। मैं हमेशा हर स्थिति में महाराष्ट्र के साथ खड़ा हूं ना। जब संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चला, उसमें भी जो 4 हुतात्मा हुए वो दूसरे प्रांतों के लोग थे, हिंदी भाषिक थे। क्या वो इसलिए उस आंदोलन में शामिल हुए कि वो महाराष्ट्र से प्यार करते थे? हाँ, सिर्फ इसलिए शामिल हुए। अगर उस वक्त ये सोचते कि हम तो पर प्रांतीय हैं, हमको महाराष्ट्र की समस्याओं से क्या लेना देना, तो वो 4 लोग वहां शहीद नहीं होते थे।
शिवाजी महाराज के साथ भूषण हिंदी भाषिक थे, गागा भट्ट हिंदी भाषिक थे, संभाजी महाराज के साथ जो कवि थे वो भी हिंदी भाषिक थे। तो शिवाजी महाराज से लेकर के अब तक की परंपराओं में हिंदी से द्वेष विद्वेष नहीं है। लेकिन कोई आके जबरदस्ती कहे की नाही भाई महाराष्ट्रामध्ये तू राहतो हिंदीच बोल किंवा मी मराठी बोलणार नाही हिंदीच बोलणार, तो हे जो आहे ना हे सहन होणार नाही। और यही वजह है कि ये जो छुटपुट अहिंसक घटनाएं हुई हैं, हम किसी हिंसा के समर्थक नहीं हैं। राज ठाकरे जी बिल्कुल हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम गांधीवादी भी नहीं हैं। हमारी जो परंपरा है वो ऐसा नहीं है कि किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो हम दूसरा गाल आगे कर दें। हम उस परंपरा के लोग हैं, हम उन राज ठाकरे के समर्थक हैं कि अगर किसी ने हमारे एक गाल पे थप्पड़ मार दिया तो उसका पूरा शरीर तोड़ देंगे। हम धरने आंदोलन में भरोसा नहीं रखते, हमको लड़के लेना आता है। और हमने मराठी भाषा का जो स्वाभिमान गिरवी रखने चली थी महाराष्ट्र सरकार, उसको लड़के हमने ले लिया है। जी। बाकी सरस्वती जी, आज नीतीश राणे ने बहुत बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि अगर भाषा में इतनी कंट्रोवर्सी है, आप लोग मराठी लागू करना चाहते हैं हर जगह पे, जबरदस्ती मराठी लोगों से बुलवा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जो मदरसे में जो उर्दू चल रही है वहाँ पे मराठी को लागू करा दिए आपकी तरफ से? नहीं, देखिए नीतीश राणे कौन है, मैं जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ, नीतीश राणे आखिर हैं कौन? महाराष्ट्र सरकार है वो, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री हैं जी। और एक मंत्री के मुंह से इस तरह का अभद्र बयान आना विडंबना है। अरे भाई मंत्री तुम हो, लागू करो ना, तुमको रोका किसने? जब हिंदी जबरदस्ती लागू कर सकते थे तो मदरसों में आप मराठी क्यों नहीं लागू कर सकते? करना चाहिए ना आपको। ये महाराष्ट्र सरकार के नाते आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह का बयान देकर के बेवजह की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये जो तरीका है ये हिंदू और मुसलमान करने का तरीका है। ये जो भाषा का प्रश्न है ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का सवाल नहीं है, बिहार और महाराष्ट्र का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र का निर्माण मराठी भाषिकों के लिए हुआ है और यहाँ की भाषा का संवर्धन, यहाँ की भाषा को जिंदा रहना चाहिए। जब भाषा मर जाती है तो संस्कृति मर जाती है। अभी केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा दिया। नीतीश राणे जैसे सरकार के मंत्रियों से, देवेंद्र फडणवीस से, मुख्यमंत्री से और केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने पैसे दे दिए आपने अभिजात्य भाषा को संवर्धन के लिए? अभी तक 1 रुपया रिलीज नहीं किया है। और संस्कृत भाषा के लिए 3000 करोड़। एक जो भाषा मृत है, कितने लोग बोलते हैं पूरे देश में संस्कृत भाषा? किन लोगों की भाषा है? सिर्फ कर्मकांड की भाषा है, पांडित्य की भाषा है। उस भाषा के रख रखाव के लिए आपने 3000 करोड़ दे दिए। और जो भाषा 1400 साल पुरानी है, संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत से निकली हुई भाषा है, जीवंत है, समृद्ध साहित्य की भाषा है, उसके लिए आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। और ऐसी हिंदी भाषा जिसका इतिहास 250 साल पुराना भी नहीं है, आप उसको पूरे देश पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभिजात्य दर्जा अगर दिया है मराठी भाषा को तो उसके निकष क्या थे? उसके निकष ये थे कि जो भाषा प्राचीन है उसको अभिजात्य का दर्जा दिया जाएगा, उसके संरक्षण के लिए खर्च किया जाएगा, उसके संवर्धन के लिए व्यवस्था की जाएगी। वो व्यवस्था करने के बजाय सरकार उसको नष्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। जी। बाकी सारी जगह मैं राजनीतिक सवाल पूछूं आपसे, तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आए, क्या ये बीएमसी इलेक्शंस की एक सुगगाट है, इसे दोनों को साथ आना पड़ा? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मेरा स्पष्ट मत है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक विषय के नाते एक साथ एक मंच पर आए थे। वो दोनों चचेरे और मौसेरे भाई हैं, वो कभी भी एक मंच पे आ सकते हैं, किसी भी शादी विवाह समारोह में वो एकत्र हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस मंच पर वो एक साथ थे, वो एक साथ इसलिए थे कि जो मराठी का विषय उठाया गया था उस विषय को सफलतापूर्वक एक अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद एक विजय उत्सव आयोजित किया गया जिसमें राज ठाकरे जी ने स्पष्ट रूप से भूमिका अपनी क्लियर की, पूरी तरह से स्पष्ट किया
कि वो पूरा का पूरा जो कुछ भी था सिर्फ मराठी के लिए था और विभिन्न कारणों को उन्होंने गिनाया। उसमें कोई राजनीति नहीं थी। भाषा के नाम पे राजनीति करना क्षुद्रता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि भाषा के नाम पे चुनावी कोई गणित बिठाया जाए। बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए। भाषा संवर्धन और भाषा का संरक्षण एक अलग मुद्दा है, चुनाव एक अलग मुद्दा है। और अभी तक चुनाव को लेकर के हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ है, सिलसिला बना भी नहीं है। जब कभी बन जाएगा तो राज ठाकरे जी खुद बताएंगे कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। आगे साहब साहब आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो राजनीतिक जो पंडित हैं उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं बीजेपी का जो एजेंडा है वो हिंदुत्ववादी है, वहीं उद्धव गुट का जो एजेंडा है वो भी हिंदुत्ववादी है और एमएनएस का जो है उनका भी हिंदुत्ववादी है। ऐसे में क्या भविष्य में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों भाई एनडीए को सपोर्ट करेगा? देखिए, राज ठाकरे जी एक बार नहीं कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और उसका उनका जो मत है इतना ज्यादा स्पष्ट है कि वो कहते हैं कि जब मैं महाराष्ट्र में हूं तो मैं मराठी हूं। मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं। जब हिंदुत्व पे कोई संकट आएगा तब मैं हिंदू। अब जो संकट आया वो मराठी भाषा पे आया। मराठी भाषा को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए गए तो राज ठाकरे एक कट्टर मराठी बन के सामने आए। लेकिन अगर देश में ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है कि हिंदू के स्वरूप पर खतरा आता है तो राज ठाकरे कट्टर हिंदू बन करके खड़े होते रहे हैं, फिर खड़े होंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जब मनचाहा रूपांतर कर लिया। हम जन्मतः मराठी हैं और मराठी होने का महाराष्ट्री होने का मतलब सिर्फ मराठी भाषिक होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदी हो जाएं। हिंदू होना हिंदी होना नहीं है। एक और बात मैं कहता हूं कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की संकल्पना की थी। वो जो हिंदवी स्वराज है वो हिंदू स्वराज नहीं है। कई बार लोग इसका जो डिफाइन करते हैं उसको गलत तरीके से करते हैं। ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिसे बाहर से आए हुए लोगों ने हिंद सभ्यता कहा और हिंद सभ्यता से जय हिंद हुआ। जय हिंद हम बड़े गर्व से बोलते हैं। हम हिंद की बात करते हैं और जब हिंद की बात करते हैं तब हिंदवी की बात करते हैं और जब धर्म की बात करते हैं तब जाके हिंदू आता है। वैसे हिंदू कुछ होता नहीं है, सनातन है हम और सनातन धर्म के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। जो सनातन है तो है। मैं फिर कहता हूँ, राज ठाकरे जी ने भी बार बार कहा है हम हिंदू हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होना हिंदी होना नहीं है। हम हिंदू हैं, हम मराठी हिंदू हैं। राज ठाकरे जी अपने संबोधन में भी कहते हैं कि मेरे मराठी हिंदू बहनों और भाइयों। बाकी साहब सोचे आपने बड़े समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।